और मैं सेशन को हिंदी में ही कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बात करूँ, ताकि हमारा जो सेशन है वो बाइलिंगुअल हो जाए, क्योंकि हमारी जो प्रेज़ेंटेशंस हैं, जो पीपीटीज़ हैं, वो सारी इंग्लिश में हैं। तो दोनों भाषाओं का जो है हम लोग यहाँ पे तालमेल बिठा के सेशन को आरंभ करेंगे। हम लोग आज आज़ादी की बात करेंगे और आज़ादी जो है पर्यावरण के बिना संभव नहीं है। हमारा पर्यावरण हरा-भरा कैसे बना रहे, इस पर हम बातचीत करेंगे और अपने वक्ताओं से प्रेरित होने का अवसर प्राप्त करेंगे। तो मेरा नाम अनीता नौटियाल है और आज का सेशन मैं मॉडरेट करूँगी आप लोगों के साथ में। आज के हमारे जो तीनों पैनलिस्ट हैं, हमारे साथ अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े हैं। हमारे साथ हैं अनूप नौटियाल जी, फाउंडर सोशल डेवलपमेंट कम्युनिटीज फाउंडेशन, जो कि एक एनजीओ से हैं। और दूसरे पैनलिस्ट हैं हमारे कंवरदीप सिंह जी, जो कि जिला वन अधिकारी। तो हम जो हैं गवर्नमेंट ऑफिस से भी हमारे पास वक्ता हैं, और तीसरी जो है हमारी डॉक्टर मानसी बल भार्गवा, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं विकी वाटर्स की और एजुकेशन के क्षेत्र से हैं। तो मेरी कंवरदीप सिंह जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि वो शायद 10-15 मिनट लेट हो जाएंगे सेशन में जुड़ने के लिए, क्योंकि वो अपनी बेटी के पीटीएम में बिजी हैं। तो अब बात करते हैं, उत्तराखंड से होने के नाते मैं सेशन का प्रारंभ जो है चिपको आंदोलन की बात से शुरू करना चाहूंगी। चिपको आंदोलन की बात आज इसलिए करनी है क्योंकि 70 के दशक में भी पेड़ों की कटाई के विरोध में आंदोलन हुआ, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। वन संरक्षण का आंदोलन था। आंदोलन इसलिए था कि कमर्शियल कटाई और वनों की कटाई पर सरकार की नीतियों के विरोध में था। जो ये आंदोलन था, इसमें प्रदर्शनकारी जो हैं वो पेड़ों को गले लगाते थे और उनको कटने से रोकते थे। तो अभी हमारे साथ में जो पहले वक्ता हैं अनूप नौटियाल जी, देहरादून उत्तराखंड से हैं। हम लोग दोनों नौटियाल हैं, लेकिन हम लोग रिश्तेदार नहीं हैं। ज्यादातर ये मन में आता है कि कहीं रिश्तेदारी तो नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है। और देहरादून में स्थित सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनके काम ने पर्यावरण और राज्य के लगातार विकास के मुद्दों पर ध्यान खींचा है। वो देहरादून में स्थित एक एनजीओ के थिंक टैंक हैं और सोशल डेवलपमेंट कम्युनिटीज फाउंडेशन के फाउंडर हैं, जो कम्युनिटीज के एम्पावरमेंट के साथ साथ पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के टिकाऊ विकास के जमीनी स्तर पर काम करते हैं। आप एक बड़े पैमाने पर सामाजिक कम्युनिकेटर हैं, और मैं भी आपके जो हैं कई सेशंस अटेंड किए हैं अलग अलग मंचों पर। मैं प्रभावित हूँ, और इसीलिए मेरा जो था ये बड़ी इच्छा थी कि आप यहाँ पर आएं और अपनी जो है बातचीत रखें। आप इंडियन एक्सप्रेस के स्तंभकार भी रहे हैं। आपने राजनीतिक क्षेत्र में एक संक्षिप्त कदम रखा है, और 2017 में उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में आपने जो है भागीदारी निभाई है। खैर, चुनाव एक बहुत अलग विषय है। आपने नई दिल्ली श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की है। आप जो है इंडियन हिमालयस की बात करेंगे, वहां पर जो क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट क्राइसिस चल रहा है, हम लोग अनभिज्ञ नहीं हैं। हम लोग रोज जिस तरह की खबरें आ रही हैं, विशेषकर पहाड़ी राज्यों से, हिमाचल और उत्तराखंड से, किस तरीके से जो है वहां डिजास्टर आ रहे हैं। तो अनूप जी ये बताएंगे कि क्या ये डिजास्टर मैन मेड है या नेचुरल है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, डेवलपमेंट पॉलिसीज पर भी बात करेंगे, ओवर टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर्स और कंस्ट्रक्शन पर भी बात करेंगे, वनों की कटाई, रिवर्स, डैम्स पर। हम हम हमारे मन में, सबके मन में ये सवाल आता है कि कारण तो सब बताते हैं, लेकिन निवारण कोई नहीं बताता है। लेकिन अनूप जी हमारे साथ हैं, वो चुनौतियां और समाधान दोनों ही हमारे सामने रखेंगे, और हमें जो है उनके जो है वक्तव्य से हमें जो है
बेनिफिट लेना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाए समाज में, उस पर विचार करना होगा। तो अनूप जी, अब जो है मैं माइक आपको सौंपती हूँ और आप जो है इसको आगे लेके जाइए कार्यक्रम को। आपके पास 10 मिनट है। धन्यवाद। चलिए, अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे आज आमंत्रित किया है। और मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर स्क्रीन हटा दें, है ना, क्योंकि वो अजीब सा लगता है कि मैं खुद ही अपनी तस्वीर देख रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। तो अगर आप ये, हाँ, ये हटा दें इसको, बल्कि अगर आप, हाँ, ये कुछ ऐसा ठीक है। तो मैं कहाँ से बात शुरू करूँ? मैं, जैसे मैंने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया, और हमारे साथ में जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको मैं, आपने खैर देहरादून का जिक्र कर दिया है। तो इस समय देखिए, जो हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में हम सबके सामने जो हो रहा है वो हम सबको दिख रहा है। और विशेष तौर पर मैं अगर सरकारी आंकड़ों की बात करूं तो इस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, या हिमाचल प्रदेश से बार बार ये बात आ रही है कि हमारा 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और उत्तराखंड में ये बात आ रही है कि भाई हमारे यहाँ पर 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो खैर, ये जो आपदा है इसको हम पैसे में, रुपए में नहीं तोल सकते, लेकिन एक आपको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए कि दो राज्यों में जो आर्थिक क्षति हुई है उसको किस तरीके के साथ में आंका जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में, मैं अगर गलत नहीं बोल रहा, तो ये जो पूरा मॉनसून का जो सीजन है, जो 15 या 20 जून से शुरू हुआ है और एंड अगस्त, यानी लगभग 70-75 दिनों में 225 से ज्यादा लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तराखंड राज्य में 85 से ज्यादा लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट्स, पशुओं की क्षति, घरों का टूटना, ब्रिजेस, रोड्स, सैकड़ों रोड्स जो हैं इस समय दोनों राज्यों में बंद हैं। तो ये जो पूरा 2023 का जो मॉनसून हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों के अलावा देश और दुनिया के लोगों ने भी देखा है, ये निश्चित तौर पर हम सबको बहुत ज्यादा विचलित करता है, और करना भी चाहिए, है ना, क्योंकि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। तो मैं जब स्वयं व्यक्तिगत तौर पर सोचता हूं तो मैं ये इस बात को महसूस करता हूं कि वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इतने सारे चैलेंजेस हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन शायद जो सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू आज के समय में इन दो राज्यों में है वो एग्जिस्टेंशियल सर्वाइवल का है, कि अगर इंसान ही जिंदा नहीं रहेगा तो बाकी जो सारी चीजें हैं वो बेमानी हो जाती हैं। और जब हम कहते हैं 10,000 करोड़ या 250 लोग मर गए या 85 लोग मर गए, वो असल में वो जो पूरी जो आपदा का जो या जो डिजास्टर का जो इम्पैक्ट है, हम उसकी वो कहीं ज्यादा है, इन नंबरों से, इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। तो मैं यहाँ से अपनी बात को शुरू करना चाहता था। अब खैर, पहले अगर हम थोड़ा 10 मिनट का समय है तो मेरे को 10 मिनट 10:18 पर मैं अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। हल्की फुल्की बात पहले अगर यही करें कि भाई ये डिजास्टर्स हो क्यों रहे हैं। वैसे तो खैर बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर मैं संक्षेप में बताऊं, और ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन एक जो बहुत बड़ा कारण है वो जिस किस्म का निर्माण सरकार के द्वारा, सरकार का मतलब चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे उत्तराखंड राज्य की स्टेट गवर्नमेंट है, और इसमें पक्ष विपक्ष आप और हम सबको मालूम है कि दो ही यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। कभी कोई राज करता है, कभी कोई यहाँ पर राज करता है। वर्तमान में भी इन दो राज्यों में दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारें बनी हुई हैं। लेकिन ये बात तो पॉलिटिकल पार्टी की ना होके केंद्र और दो राज्यों की बात है कि जिस किस्म से ये पूरा का पूरा निर्माण, जो बेतहाशा यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, ये इस मॉनसून ने साबित कर दिया है कि ये जो मॉडल है, ये, इसमें देखिए कहीं कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर कोई जानता है, इस बात को समझता है कि भाई हमें डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन ऐसा इस डेवलपमेंट का क्या फायदा, इस टाइप के डेवलपमेंट का, कि आप सैकड़ों करोड़ रुपया लगाते हैं और बरसात के बाद में वो पूरा का पूरा ढह जाता है। तो नंबर वन जो है, ये जो बिल्कुल अनअबेटेड कंस्ट्रक्शन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो बने हैं, चाहे वो सड़कों की बात हो, उत्तराखंड में जब बात होती है चारधाम, उसका नाम ही चारधाम ऑल वेदर रोड है। आपने सुना होगा उसके बारे में, जो कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ने वाली जो सड़क है लगभग 900 किलोमीटर की। लेकिन वो कैसा ऑल वेदर, बद्रीनाथ हाईवे जो है कम से कम 20-25 जगह वहां पर लैंडस्लाइड आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे सामने उदाहरण हैं। इसके अलावा चाहे वो डैम्स की बात हो, मैं एक और फिर से भी उदाहरण हिमाचल प्रदेश का लेना चाहूंगा, जहां ये बड़ी सुर्खियों में खबर रही कि वहां पे जो 23 बड़े डैम हैं, उनमें से 21 डैम्स ने जो भी उनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं किया, और इसलिए जब उन्होंने पानी ऊपर से अपने डैम से छोड़ा तो कितनी भारी तबाही लाता हुआ वो पानी लेकर के आया। तो ये एक हमारा पीस है।
दूसरी बात जो है वो स्वयं जो लोगों का अपना लालच है, तो कहीं ना कहीं लोगों का भी अपना लालच है जिस किस्म के निर्माण, और आप सभी लोग जो है, मैं इस बात को अज्यूम करता हूं कि आप सभी लोग जो हैं अनुभवी हैं, आप सभी लोग उत्तराखंड और हिमाचल निश्चित तौर पर आप लोग गए होंगे, आपने वहां पर देखा होगा। तो जिस किस्म की बिल्डिंग्स जो हैं वो कई बारी आपको पहाड़ों में ऐसी बिल्डिंग मिल जाएंगी कि आप कहेंगे भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग तो हमें चंडीगढ़ में भी नहीं दिखाई देती है, उदाहरण के तौर पर। तो ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का ये निर्माण कौन कर रहे हैं, और नेचुरली भाई उनका कहीं ना कहीं ग्रीड है, भाई किसी ने होटल बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया। और एक और महत्वपूर्ण बात अगर आप यहाँ पर ये देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो अधिकांश निर्माण है ये नदियों के साथ में हुआ है। जो आपने हिमाचल प्रदेश के भी वीडियोस देखे होंगे, जो अधिकांश डैमेज हुआ है वो जो नदियों का जो जो फ्लड प्लेन है उसके ऊपर जो एनक्रोचमेंट या अतिक्रमण हुआ, तो लोगों ने अतिक्रमण किया, सरकारों ने जो है, ये एजेंसीज ने, अथॉरिटीज ने अपनी उसके ऊपर आंखें मूंद ली। अब उसमें चाहे कोई करप्शन है, कोई कोल्यूशन है, वो एक उसकी बहुत बड़ी संभावना है। और फ्लैग्रेंट वायलेशन जो हुआ है, तो ये एक हमारा दूसरा बड़ा कारण है। तीसरी एक और बात यह है, ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल एक स्टेट इश्यू है। चौथी बात जो है, हिमालय की जब हम बात करते हैं तो हिमालय एक बड़ा यंग माउंटेन रेंज है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। और पांचवी और आखिरी बात, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं लेकिन मैं 5 कारणों के साथ में इन कॉजेस को चूंकि मैं हाईलाइट करना चाहता था, एक कैरिंग कैपेसिटी को लेकर इस समय जो पर्वतीय राज्य हैं उनमें लेकर के बहुत बात हो रही है। और कैरिंग कैपेसिटी एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि किसी भी पर्वतीय शहर का या पर्वतीय इलाके की उसकी एक सर्टेन कैपेसिटी है, और इसको डिटरमिन करने के लिए एक साइंटिफिक वे के थ्रू ही उसको आप डिटरमिन कर सकते हैं। तो वो जो कैरिंग कैपेसिटी है कि मैक्सिमम लोड मसूरी, शिमला, नैनीताल कितना ले सकता है, ये उसकी स्टडी है। उसमें कितने टूरिस्ट आ सकते हैं, उसमें कितनी फैसिलिटीज हो सकती हैं, कितनी बिल्डिंग बन सकती हैं, तो ये उसका मानक है। तो मैं अगर अपनी बात को समराइज करूं, हमने सबसे पहली बात जो करी 5 कारणों को लेकर जो हमने उसको हाईलाइट किया। नंबर 1 जिस किस्म का कंस्ट्रक्शन हुआ है। नंबर 2 जो है हमने बात करी कि जो लोगों का अपना लालच है। तीसरी बात जो हमने करी वो क्लाइमेट चेंज को लेकर करी। चौथी बात हमने हिमालय बीइंग अ यंग, जियोलॉजिकली एक यंग माउंटेन रेंज है। और पांचवी बात हमने जो है वो कैरिंग कैपेसिटी को लेकर के करी थी। मेरे पास में 3 या 4 मिनट बाकी बचे हुए हैं, मुझे लगता है कि इन 3 या 4 मिनट में जो है हमें सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला सॉल्यूशन तो यही है कि और इसमें जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो मुख्य तौर पर वैसे तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, लेकिन अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो इसमें 3 मुख्य स्टेक होल्डर्स को हम कह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर जो है वो गवर्नमेंट है, वो नंबर 1 है। जो दूसरे बड़े स्टेक होल्डर हैं या दूसरे स्टेक होल्डर हैं वो इन पर्वतीय राज्यों के बिजनेसेस हैं। और जो तीसरे स्टेक होल्डर हैं वो हमारे जैसे आम लोग हैं। तो इन तीनों स्टेक होल्डर्स की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। मेरा अपना यह मानना है कि इन 3 स्टेक होल्डर्स में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो स्वयं सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की 2 जिम्मेदारियां हैं। पहली बात, सरकार जो खुद अपने निर्माण कर रही है, अपने कंस्ट्रक्शन कर रही है, उसको अपने कंस्ट्रक्शन पर नकेल लगाने की आवश्यकता है। उसको स्वयं अपने कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। मैं अगर इस समय आपको उत्तराखंड का उदाहरण दूं तो यहाँ पर सैकड़ों बिल्डिंग्स जो हैं वो नदियों के किनारे स्वयं सरकार ने ही बनाई हैं। तो आपका काम तो जो है एक आपको तो उसको एनफोर्स करना है, और आप ही खुद जो है इस किस्म की बिल्डिंग बनाते हैं। देहरादून का मैं अगर जिक्र करूं, देहरादून की जो विधानसभा है वो खुद एक नदी के मुहाने पर बनी हुई है। ऐसे बहुत सारे हमारे सामने उदाहरण हैं। और जब केदारनाथ जी की 2013 की आपदा आई थी, जिससे आप सभी लोग परिचित हैं, तो ये बहुत सारी ये जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं और प्राइवेट बिल्डिंग्स भी बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिल्कुल ढह करके नीचे गिर गई थी। तो सरकार पर मैं वापस लौटूं, सबसे पहली बात है कि सरकार का जो खुद का निर्माण है उसके ऊपर जो है उनको खुद एनफोर्स भी करना है, उसको रेगुलेट करना है। और जो खुद हाई कोर्ट और बार बार कोर्ट्स के ऑर्डर आते हैं उसका उनको अनुपालन करना है। कोर्ट्स बार बार कहते हैं कि जो नदी बह रही है उसके आप 50 मीटर यहाँ, 50 मीटर यहाँ, या 100 मीटर यहाँ, 100 मीटर यहाँ आप कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। तो खुद जो है सरकार अपनी बिल्डिंग्स में उसी का उल्लंघन करती है। सरकार की दूसरी बड़ी जिम्मेदारी एनफोर्समेंट की है। तो उन्हें जो बिजनेसेस हैं और जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उन्हें उसको भी एनफोर्स करना है। तो ये जैसा मैंने कहा, जब हमने 3 स्टेक होल्डर्स की बात करी, गवर्नमेंट की हमने बात करी, हमने बिजनेसेस की बात करी, और हमने जो है लोगों की बात करी।
इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि डेवलपमेंट सेक्टर में सरकार, समाज और बाजार, ये 3 चीज़ें अगर आपको अच्छी लगेंगी जानने में, इसको लेकर के बड़ी बात होती है, सरकार, समाज और बाजार। तो सरकार, समाज और बाजार तीनों की एक बहुत बड़ी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। जहाँ तक और फिर देखिए बहुत सारी बातें हैं, मेरा 1 मिनट का समय कुल बचा है, तो हम किस किस्म का मानसी जी भी जो है हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, वो भी इस पे पानी के ऊपर प्रकाश डालेंगी। तो किस किस्म का जो डेवलपमेंट मॉडल है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में हो, किस किस्म का यहाँ पर निर्माण हो, तो ये जो टूरिज्म की भी जो हम बात कर रहे हैं, मैं संक्षेप में उसको बताना चाहूंगा। इसको भी लेकर के जो है, जो पूरी ओवर टूरिज्म, कहीं ना कहीं हमें ये भी एक सोल्यूशन है कि हमें ये सरकारों को इस ओवर टूरिज्म के मॉडल से बचने की जरूरत है। ये भी अपने आप में एक एक बहुत बड़ा जो है एक फैक्टर है। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में हमारा अपना अनुमान है कि लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक प्रति वर्ष आ रहे हैं। तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये सस्टेनेबल है। मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेनेबल है। इसी तरीके के साथ में जो 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 चाहे उत्तराखंड है या हिमाचल प्रदेश है, कि हम अपनी माउंटेन इकोनॉमीज को कैसे रेजिलिएंट बनाएं, हम किस किस्म के वहां पर मॉडल्स को विकसित करें, किस तरीके के साथ में लो कार्बन इंटेंसिटी वाले, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर है, चाहे वो हमारा हॉर्टिकल्चर है, हम महिलाओं को और कैसे सशक्त कर सकते हैं। तो जो हमारी अपनी जो 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 हमारी ट्रेडिशनल जो हमारी जो ताकतें हैं, हम उनको लीवरेज करते हुए कैसे आगे ये बढ़ सकते हैं ताकि हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज हो। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं अपनी बात को यही कह करके मैं समाप्त करना चाहूँगा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ये जो त्रासदी है, ये बहुत दर्दनाक है। इससे सबक लेते हुए सरकार, समाज और बाजार को सबक लेने की ज़रूरत है। और ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस हमारी ज़िंदगी और हमारी दुनिया का है कि हम लोग बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो यही कामना और यही उम्मीद की जानी चाहिए कि इन बातों को, इन मुद्दों को, इन पीड़ाओं को, इन आपदाओं को हम लोग अपनी कलेक्टिव कॉन्शियंस में ज्वलंत रख सकें, इसके ऊपर निरंतर 365 दिन काम कर सकें, ईमानदारी के साथ काम कर सकें, करप्शन के ऊपर नकेल लगा सकें, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है हम उसे सेंसिटाइज कर सकें। क्योंकि अगर ये हम नहीं करते हैं तो ये निश्चित है कि हिमालय और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य जो हैं वो विनाश की दिशा में ही दुर्भाग्यवश आगे बढ़ेंगे। मुझे आपने आमंत्रित किया, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया अनीता जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। मुझे मालूम है आपको मुझे और भी ज्यादा समय देना चाहिए था, लेकिन पूरे कार्यक्रम को देखते हुए कि 1 घंटा है और हमारे 3 जो है पैनलिस्ट हैं, उसके हिसाब से जो है समय का निर्धारण हुआ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं मानसी से सॉरी एकता से चेक करना चाहती हूँ कि क्या हमारे साथ कंवरदीप सिंह जी हैं, जुड़ पाए हैं? जी, कंवरदेव जी ने अभी ज्वाइन नहीं किया है, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं उनको कांटेक्ट करती हूँ। ठीक है, ओके। सो हम कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं और अब हमारे I साथ would में just like मानसी। to sorry intervene. I have joined. I don't know ये reflect नहीं हो रहा होगा इस पे, but मैंने join कर ली है। अच्छा, उसमें भी एकता बहुत का बहुत नाम है, धन्यवाद। बाय द वे आप एकता का ही नाम हाँ, है। एकता ने by अपने default name से join कर शेयर लिया किया था होगा मैंने। ना, जी। लॉगिन शेयर किया होगा ना एकता ने, तो इसलिए जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है तो आपको उसमें जो है ना यूनिक आपको पासकोड मिलता है। चलिए, हाँ, तो हमारे अगले वक्ता सर आप सॉरी कंवरदीप सिंह जी। अनीता सर, आप अपना नाम चेंज कर लीजिए वहाँ पार्टिसिपेंट में जाके। हाँ, मानसी, आई डिड इट, मैंने कर दिया। हाँ, ठीक है, थैंक यू हाँ, वेरी प्लीज मच। कंटिन्यू। तो हमारे अगले वक्ता हैं कंवरदीप सिंह जी, आप चंडीगढ़ से हैं। आपने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पीसी चंडीगढ़ से बीटेक पूरा किया और 1 वर्ष के लिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में कार्य किया और फिर 2014 में जो है वन सेवा में शामिल हुए। अच्छी बात मुझे आपकी ये लगी कि आपने बीटेक किया, फिर आप जो है बैंक में आपने जॉब किया, फिर उसके बाद में जो है आपने वन विभाग में जो है अभी कार्यरत हैं। तो आपने वन निगम में डीएफओ फिरोजपुर में क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में कार्य किया और वर्तमान में आप डीएफओ मोहाली और डीएफओ मुख्य वन कार्यालय के रूप में तैनात हैं। आप जो है अभी
जिला साहिबाबाद अजीत सिंह नगर, जिसको मोहाली के नाम से भी जाना जाता है। आप बात करेंगे कि आज शिवालिक रेंज के मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों के जंगलों के बारे में, पंजाब वन और जिला मोहाली का अवलोकन करेंगे। वन विभाग द्वारा क्या किया जाता है, क्या चुनौतियां हैं, वर्तमान स्थिति क्या है, भविष्य की संभावनाएं क्या हैं। पंजाब में आपने बताया कि वन अधिकार मौजूद नहीं है और वनों की कटाई इत्यादि के बारे में। तो मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ माइक। ओवर टू यू कंवर जी। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने ये एक डायलॉग और मंथन रखा है आज। आई एम अज्यूमिंग मेरा भी टाइम 10 मिनट्स है, तो मैं भी अकॉर्डिंगली आपसे कुछ चीजें शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा 1 मिनट मोहाली जिले के बारे में बता देता हूँ। मैं पंजाब के फॉरेस्ट के बारे में बता देता हूँ। पंजाब में फॉरेस्ट दो तरह का है, एक मैदानी फॉरेस्ट और एक पहाड़ी फॉरेस्ट। पहाड़ी फॉरेस्ट यहाँ पे जो शिवालिक बेल्ट आती है मोहाली से लेकर पठानकोट जिले तक, जिसमें 4 से 5 जिले आते हैं, ये उसमें फैला हुआ है। अभी मेरे से प्रीवियस स्पीकर श्री अनूप जी ने कहा था कि हिमालयाज एक यंग फोल्ड माउंटेन की फॉर्म में है। तो यंग फोल्ड माउंटेन, उनके कहने का ये मतलब था कि जो रिलेटिवली यंग है एज कंपेयर टू अरावलीज या डेक्कन प्लेटो, जो हिमालयन रेंज है वो यंग के साथ साथ वल्नरेबल भी बहुत है। और उसी चेन का जो सबसे वल्नरेबल पोर्शन है वो शिवालिक्स में आ जाता है, जो कि पंजाब एंड कुछ कुछ ये अरुणाचल तक इसकी बेल्ट जाती है, जिसकी हाइट 300 से 500 मीटर या 800 मीटर तक जाता है। इस एरिया के बारे में मैं एनालिसिस आपको करके बताऊंगा कि इसका, जैसे अभी फ्लड्स की भी बात चल रही थी कि फ्लड्स का क्या इम्पैक्ट रहता है, इस फॉरेस्ट को हम कैसे मैनेज करते हैं। तो जितना भी मोहाली का पहाड़ी फॉरेस्ट है, ये सारा एक PLPA एक्ट, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत मैनेज्ड है। ये एक्ट पंजाब, हरियाणा और इवन हिमाचल में भी लगता था। तो जैसे उन्होंने पॉलिसीज के बारे में बोला कि गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट स्टेक होल्डर, तो मेरे हिसाब से पॉलिसीज इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड की बेस्ट पॉलिसीज इंडिया में ऑलरेडी इनेक्टेड हैं। द इशू इज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसीज हमारे पास अच्छी से अच्छी बनी हुई हैं। अब PLPA एक्ट जो है वो क्या कहता है कि आपके जितने भी पहाड़ी इलाके हैं शिवालिक्स के, यहाँ पे चोज जो छोटी छोटी नदियां, रिवुलेट्स हैं, ये यहाँ पे पैदा होते हैं और ये डाउनस्ट्रीम जाके ये एक तो वाटर रिजुविनेशन का काम करते हैं और अदरवाइज भी एक रिवर रिजुविनेशन का भी काम करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो डेंड्राइटिक पैटर्न्स होते हैं फाइनली ये मेन नदी में जाके मिल जाते हैं। इसको प्रिजर्व करने के लिए आपको पहाड़ों को प्रिजर्व करना पड़ेगा। उसके तहत क्या किया हुआ है कि इन्होंने जितने भी पहाड़ हैं वहां पे नो कंस्ट्रक्शन जोन्स बनाए हुए हैं। एंड कोई भी तरह का अगर आप वहां पे नितोड़ करते हैं या एनक्रोचमेंट करते हैं तो दैट इज पनिशेबल ऑफेंस, दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। अब उसका आउटकम क्या होता है, जैसे प्रीवियस स्पीकर ने भी कहा कि यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे इंक्रोचमेंट शुरू हो जाती है, कुछ जगहें फॉर सम पॉलिसी रीजंस ये हमारे सेक्शन, हम जो कहते हैं कि PLP के अंदर बंद है, ये बंद से बाहर हो जाते हैं। तो आज की डेट में क्या होता है कि जो शिवालिक एरिया से बंद है, जो बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में आ रहा है, आगे चंडीगढ़ मोहाली एरिया में जाके वहां पे एग्रीकल्चर फील्ड्स बन गई हैं। जब फ्लड्स वगैरह आते हैं तो उस टाइम पे पानी या जो कुदरत है वो ये नहीं देखता कि कौन सा एरिया बंद है कौन सा खुला है, वो अपने नेचुरल फ्लो में ही जाएगा। एंड दिस इज द प्राइमरी रीजन जो आज की डेट में हम फ्लड्स देख रहे हैं, वो यही है। चाहे दिल्ली हो, चाहे हिल्स के लिए थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आएगी जो हिमाचल और उत्तराखंड है, बिकॉज उनका प्राइमरीली हिली एरिया है, बट वो भी इसके कॉन्टेक्स्ट में उनको भी व्यू करना चाहिए। एंड थ्रू आउट द नेशन जो नेचुरल फ्लो है वो हमने बिना स्टडी किए जब कंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं, उस वो सबसे बड़ा कारण रहता है फ्लड्स का। अब उसको अगर हम एनालिसिस करें तो कुछ कंस्ट्रक्शंस अभी ऑलरेडी हो चुकी हैं।
तो उसका वे आउट क्या है? उसका वे आउट मेरे हिसाब से एक ही है कि वो हमें रिस्टोर करना पड़ेगा नेचुरल एरिया में, क्योंकि आप नेचुरल जो वाटर फ्लो है उसको आप जो वाटर का जो एक ज्योग्राफिकल चैनल बनता है उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते। अगर आपको वो ऑल्टर करना भी है तो आपको उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ डैम्स, इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चर्स एंड चैनल्स। सेकंड मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जितने भी आई एम टाइम एंड अगेन आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन फ्लड्स बिकॉज दैट इज द हॉट टॉपिक राइट नाउ, और उसको मैं फॉरेस्ट से लिंक कर रहा हूँ कि हम फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए फॉरेस्ट में क्या क्या चीजें कर रहे हैं। शिवालिक्स में जैसे आज की डेट में हम सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के काम करते हैं और ये सारे फॉरेस्ट एरियाज में होते हैं। फ्लड्स के लिए सबसे क्रिटिकल काम ये है, प्लांटेशन तो है ही, वो तो हमारा रेगुलर एक्टिविटी है। प्लांटेशन से एक पहाड़ या एक फॉरेस्ट एरिया या जो फ्लड का जोन है वो स्टेबलाइज हो जाता है, सॉइल वहां पे स्टेबलाइज हो जाता है। जो सॉइल के काम है, छोटे छोटे चेक डैम्स बनाते हैं हम, गेबियन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उससे क्या रहता है कि वाटर का जो बहाव है, especially during the flood seasons, especially during the incessant rainfall which occurs for 3 to 4 days continuously, छोटी कम रेनफॉल में सारे एरियाज एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इशू आता है जब क्लाउड बर्स्ट होता है या फिर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, उस टाइम पे क्या करना है? उस टाइम पे कंसिडरिंग द कंस्ट्रक्शन दैट इज ऑलरेडी बीन डन, उसको हम अनडू नहीं कर सकते। सॉल्यूशन यही है कि हम फर्स्ट ऑर्डर एरिया में, जो टॉप का एरिया है हमारा पहाड़ी इलाका है, वहां पे हम स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बनाएं और चेक डैम्स बनाएं ताकि जो वाटर का फ्लो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो। तब धीरे धीरे रिड्यूस होगा तो आपका जो फ्लैश फ्लड का सिनेरियो है वो आप कंट्रोल कर पाएंगे। ये अभी मैं शिवालिक जेड़ा जो हमारा ये फ्लड प्रोन एरिया है इसके कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। ये सेम चीज मैं अगर हिमाचल या उत्तराखंड में भी अप्लाई करूं तो ये चीजें एटलीस्ट 50 to 60% एप्लीकेबल रहेंगी, क्योंकि वहां पे भी सेम इशू आता है। इनफैक्ट हिमाचल और उत्तराखंड से मैदानी इलाके जो पंजाब हरियाणा के, ये भी बहुत इंटरलिंक्ड हैं। अभी आप देख रहे हैं कि डैम से पानी छोड़ा गया, भाखड़ा डैम से। जो भाखड़ा डैम से पानी छोड़ा जाता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हिमाचल या उत्तराखंड पे नहीं आ रहा, बट उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नीचे के इलाकों पे ही आता है। सो इवन दो रेनफॉल इज हैपनिंग इन हिमाचल एरिया, इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पंजाब में बहुत ज्यादा पड़ता है। आज की डेट में 50% ऑफ द पंजाब एरिया is flooded because of the water that is released from the Bhakra Dam. तो इसका मैं कॉन्टेक्स्ट ये बता दूं, तभी हमारे फॉरेस्ट एरियाज में वी हैव फॉरेस्ट डिविजन्स जो कि डिस्ट्रिक्ट से कभी ओवरलैपिंग नहीं करते, बिकॉज हम जितने हमारे डिविजन्स हैं जो एक डीएफओ मैन करते हैं वो सारे वाटरशेड के बेसिस पे बनते हैं। तो इसमें वाटरशेड टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक वाटरशेड एरिया में जो पैटर्न ऑफ फ्लो है रिवर का, वो या जोस का या सीजनल रिवुलेट्स का, वो क्या है। एज फार एज फ्लड्स एंड फॉरेस्ट एरियाज कंसर्न, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। इसके अलावा मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके आई वांट टू टॉक अबाउट द इकोनॉमी ऑफ फॉरेस्ट इन मोहाली। कि फॉरेस्ट अनफॉर्चुनेटली एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न प्रायोरिटी एरियाज में नहीं आता। एक्सट्रैक्शन इकोनॉमी बेस्ड में सिर्फ हाई प्रायोरिटी में आता है, जहां पे हम टिम्बर को एक्सट्रैक्ट करके उसको बेचते हैं। पंजाब में आज की डेट में फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा कम है तो हम टिम्बर एक्सट्रैक्शन पे नहीं फोकस करते। बट मोहाली एरिया में हम ट्राई कर रहे हैं कि फॉरेस्ट को हम लोगों के साथ कैसे जोड़ें। इसके लिए एक बड़ा नॉवल सा कॉन्सेप्ट है जो पहले से भी चलता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। तो उसमें मैं थोड़ा फोकस करना चाहूंगा कि मोहाली में हमारे 30 विलेजेस हैं जो कि पहाड़ी इलाके में पड़ते हैं और जहाँ पे लोगों का जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे हमने काफी टाइम से वर्ल्ड बैंक और जायका के साथ यहाँ पे फॉरेस्ट कम्युनिटीज में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हुए हैं जो कि एक्टिव हैं। मेनी ऑफ देम वर पैसिव इन द पास्ट फ्यू इयर्स, तो हमने उस पे फोकस किया पिछले 1 साल से, उनको एक्टिवेट किया है। एक्टिवेट क्या किया है कि उनको छोटी छोटी चीजें जो अभी इतना एडवांसमेंट हो गया है, अमेजोन आ गया, फ्लिपकार्ट हो गया, सो वी ऑल आर अवेयर कि फॉरवर्ड लिंकेजेस बैकवर्ड लिंकेजेस कैसे करने हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें उनको पर्कुलेट नहीं कर पाते, तो हमने छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फॉरवर्ड लिंकेज करके
अलग अलग एजेंसीज के साथ टाई अप करवाया है। इसका मल्टीपल चीजें, मैं 2-3 पॉइंट्स में बस इसको खत्म करूंगा। इसका आउटकम ये हुआ है कि पिछले साल उनको 50,000 का उनका जो था रेवेन्यू था, जो कि इस साल 6.5 से 7 लाख हो गया विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। इस पे मैं वुड लाइक टू शेड सम लाइट कि हमने किया कैसे। हमने कुछ बहुत इसमें बड़ी चीजें नहीं करी, हमने सिर्फ फोकस किया कि ग्रुप्स को जो अलग अलग वो एक्टिविटीज करते हैं उनको नीश मार्केट से कैसे कनेक्ट करना है। तो जैसे अभी राखी का सीजन आ रहा है, तो हमने राखी पे कोई भी दुकानदार की सेल 10 गुना हो जाती है उनकी नॉर्मल सेल से। सिमिलरली दिवाली पे या होली पे कोई भी त्योहार है, तो अगर हम त्योहार बेस्ड फोकस करें उन ग्रुप्स को, हमने बोला तो उनके इनकम, नॉर्मल इनकम से इन एनी केस उनकी सेल 10 टाइम्स हो जाएगी। तो हम इस पर ही एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके आए हैं फॉरेस्ट राखीज का, जो कि वहां पे लोकली ग्रोन मटेरियल नहीं, मैं इनफैक्ट प्लांट्स ही बोलूंगा। एक वहां पे बब्बड़ घास होती है जिससे हम पुराने टाइम में हम रोप्स बनाते थे, उनको हम क्योर करके, उनको ट्रीट करके उनसे हम राखी बना रहे हैं। जो हमारी थ्रेड होती है दैट इज मेड ऑफ एंटायरली ऑफ बब्बड़ ग्रास। राखी परसे के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बीज का प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारे लोकली अवेलेबल बीज रहते हैं श्रब्स के या हर्ब्स के या इवन पेड़ों के। तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है एंड दिस इज फुली एंड फुली ऑर्गेनिक। तो इसका हमारा रिस्पांस इतना अच्छा है कि हमारा जैसे पिछले साल हमने ट्रायल पे किया था, हमारी 100 या 200 राखियां बिकी हैं। इस बार ही हमारी बनने से पहले ही 2000 का हमें ऑर्डर आ गया। तो इससे क्या हुआ है कि इससे जो लोकल कम्युनिटी है दैट इज वेरी वेरी सेटिस्फाइड। एटलीस्ट 20 to 30% ऑफ दैट विलेज इज एंगेज्ड इन दिस एक्टिविटी। जब उनकी एंगेजमेंट इस एक्टिविटी में रहती है, तो अगेन मैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पे आता हूँ, वो बाकी एक्टिविटीज पे फोकस नहीं करेंगे, वो अपने लोकल इकोनॉमी में ही संतुष्ट रहेंगे। तो कमिंग बैक टू द फॉरेस्ट एंड द प्रोटेक्शन एंड द फ्लड सिनेरियोज, मैं इस पे यही बोलना चाहूंगा कि मेरे प्रीवियस स्पीकर ने जैसे बोला कि इसमें हमें सॉल्यूशन देखना है। तो सॉल्यूशन क्या है? जो कंस्ट्रक्शन हो गई है उसको हम अंडू अब नहीं कर सकते। अंडू करने का एक ही तरीका है, टू इरेज इट। दैट इज अगेन अ वेरी सेंसिटिव इशू। बट उसको आप मैनेज करेंगे तो आपको वहां पे बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, डाइक्स बनाने पड़ेंगे, चैनल्स बनाने पड़ेंगे, बड़े बड़े डैम्स बनाने पड़ेंगे वाटर को रीडाइवर्ट करने के लिए। जहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है वहां पे आप फोकस करेंगे कि आप वहां पे वाटर को कैसे चैनलाइज करें और वाटर का नेचुरल फ्लो देखें। इसमें जीआईएस टेक्नोलॉजी जो है, जो इंडिया में भी अब बहुत हाई लेवल पे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी यूज हो रही है, इसका प्रयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली लाइडार टेक्नोलॉजी। एंड फाइनली थर्ड है कि आप लोकल्स को कैसे आप उनको एड करेंगे कि वो उस इकोनॉमी में, उनका जो विलेज इकोनॉमी सेटअप है उसमें वो सेटिस्फाइड रहें। आप उनको फोर्स नहीं कर सकते सेटिस्फाइड रहने को, बिकॉज मोहाली जैसा एरिया जो है, दिस इज वेरी बूमिंग रियल एस्टेट एरिया एंड वहां पे देर आर वेरियस फैक्टर्स एट प्ले। बट स्टिल आप छोटी छोटी एक्टिविटी से डिपार्टमेंटली अगर आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे और लोगों को पता है कि बातों से नहीं, एक्चुअली में जो आपका घर है वो पैसों से ही चलता है, दैट इज द हार्ड फैक्ट। तो जब तक आप उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, तब तक वो लोग भी थोड़ा डाइवर्टेड रहेंगे एंड एज ए रिजल्ट आपका जो रियल एस्टेट है या बाकी जो लोग हैं वहां के बिजनेसमैन, दैट एरिया इज ससेप्टेबल टू एक्सप्लॉयटेशन। तो ये कुछ चीजें हैं जो डिपार्टमेंटली मैं बताना चाहूंगा, और मैंने फोकस अगेन फ्लड एंड प्रोटेक्शन पे ही की है। एंड दिस इज द वे एज फार एज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो हम इन चीजों को व्यू करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद कंवरदीप सिंह जी। और मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ, मैं इस सेशन को मॉडरेट कर रही हूँ। थैंक्स एकता, क्योंकि हमारे जो वक्ता हैं आज सब एक से एक जो हैं जेम हैं सोसाइटी में। हमारी अगली वक्ता हैं डॉक्टर मानसी बल भार्गवा। आप जल संसाधन परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप ट्रांस डिसिप्लिनरी लर्नर हैं। आप जीवन यापन इस तरीके से हो कि पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचते हुए जीवन जीने के सस्टेनेबल साधन भी
जुटाए जा सकें। आप भारत को जल प्रबंधन पर गहरी चिंता है और आप इसके बारे में अपनी समझ अभी भी विकसित कर रही हैं, पर मैंने देखा है कि आप जो है काफी जो आप बोलती हैं वो आप खुद इम्प्लीमेंट करती हैं अपने जीवन में। आप रिसर्च, लेखन और पब्लिक स्पीकिंग के माध्यम से भारत में जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए खुद को समर्पित किया हुआ है। आपने अपने जीवन के लक्ष्यों को तैयार करने के लिए युवाओं के बीच इकोलॉजिकल रिसर्च योग्यता और दृष्टिकोण विकसित करने के मिशन पर हैं। आप मोटिवेशनल सब्जेक्ट्स के अलावा पानी और पर्यावरण के संरक्षण के साथ विभिन्न पहलुओं पर एक पब्लिक स्पीकर भी हैं। आपका स्वागत है और आप जो हैं आज बात करेंगी कि सामाजिक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में नदी या एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में समय के साथ बदलती धारणाएं और पसंद के साथ नदी का बदलता मूल्य, जो सब नदियां नाले के रूप में परिवर्तित हो गई हैं, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक तंत्र से लेकर इंजीनियरिंग, तकनीकी, राजनीतिक बुनियादी ढांचे तक, नदी तट और जल पर कब्जा, गंगा प्रदूषण प्रयोजन का अनुभव, आगे का रास्ता क्या अविकास है। तो मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू यू मानसी जी। Thank you, Anita. Am I audible to everyone? Am I audible? जी 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 जी। Okay. सबसे पहले थैंक्स मुझे बुलाने के लिए, और मैं एक्चुअली काफी स्ट्रगल करूंगी इतना अच्छा हिंदी बोलने में, मुझे माफ करें उसके लिए, बट मैं शायद इंग्लिश हिंदी मिक्स बोलूंगी। सबसे पहले अनूप नौटियाल एंड कंवरदीप सिंह का सुनने से मुझे ये महसूस हुआ है कि एक उम्मीद है, एटलीस्ट कुछ लोग तो हम लोग सोचते हैं ऐसा, भले काफी लोग, हम माइनॉरिटी ही सही पर हैं, तो माइनॉरिटी मैटर। सो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी, जैसा आप काम करते हैं। कंवरदीप सिंह जी ने एक बात कही जहां से मैं अपना एक्चुअली बात रखना चाहूंगी, वो है कि अविकास, जिसको कि मैं डी डेवलपमेंट कहती हूँ। पिछले 3 साल से मैं खुद अपने रिसर्च और साइंस में डी डेवलपमेंट को खोज रही हूँ और थोड़ा जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या है ये डी डेवलपमेंट। तो ये तो मैं लास्ट में इस पे बात करूंगी, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ डी डेवलपमेंट नाउ। आने वाली जनरेशन, जितना डेवलपमेंट मेरी जनरेशन और मेरे पेरेंट्स की जनरेशन ने किया है, वो बैठ के उसको अंडू करेंगे। अब कैसे करेंगे, ये रास्ता हमको दिखाना है। तो कैसे करेंगे, शुरू करने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली डिटेल में पता नहीं था कि आज चर्चा क्या करनी है, तो मैंने अपने मन का विषय रख लिया यहाँ पे। तो हिमालय की नदियों पे बात करने के लिए मैं रिवर एज अ सोशल इकोलॉजिकल सिस्टम मैं कहना चाहूंगी। क्यों सोशल एंड इकोलॉजिकल? पहले तो वो इकोलॉजी है, उसको हमको समझना जरूरी है कि उसमें एक लाइफ होती है। तो वाटर इज नॉट अबाउट ओनली H2O which we can consume with different kinds of infrastructure services। हम ये बचपन से ऐसे ही पढ़ाते आए हैं वाटर को, अनफॉर्चुनेटली। और जब हम रिवर की बात करते हैं तो वो एक बहुत ही अलग तरीके का पानी होता है। और जब हम हिमालय की रिवर्स का बात करते हैं, अभी हमारे वेडनेसडेज फॉर वाटर में हिमालयन रिवर्स और डेवलपमेंट पे चर्चा हुई, नवीन जुएल जी और रवि चोपड़ा सर आए थे। तो हिमालयन जब रिवर्स की बात करते हैं तो उसकी इकोलॉजी बहुत अलग है देन, मैं जैसे अहमदाबाद में रहती हूँ और चंडीगढ़ में एकता रहती है, वहाँ पे रिवर्स की नेचर बहुत अलग है। तो एक तो उसकी इकोलॉजी बहुत जरूरी है। रिवर का मायने तभी है जब उसमें मछलियां हैं, उसमें पेड़ पौधे हैं, उसमें चिड़िया आती हैं, और उसमें एल्गी है, और उसमें काफी सारे मिनरल्स है। तो ये रिवर का डेफिनेशन सबसे पहले हमको समझना जरूरी है, ओरिजिनल डेफिनेशन। अब वो सोशल सिस्टम क्यों है? भारत के इतिहास में हम चाहे इंडस में सरस्वती से देखें, कि आज गंगा में देखें, और कोई भी गोदावरी देखें, महानदी देखें, कोई भी नदी देखें, ब्रह्मपुत्रा देखें, तो उसका हम लोग के सामाजिक बोलना चाहिए इवोल्यूशन में एक बहुत गहरा रोल है।
हम जो आज हैं वो हमारी नदियों के कारण है, और जो हमारी नदियों की आज हालत है वो हमारी हालत भी है। चाहे आप इकोलॉजी को इकोनॉमी से जोड़ना ना चाहें तो भी आप देखिए कि हमारी इकोनॉमी की जो बुरे हाल है वो कहीं ना कहीं हमारे इकोलॉजी से रिफ्लेक्ट होती है, और कहीं ना कहीं हमारे नदियों के रिफ्लेक्शन से भी होती है। सब अपने घर के पास जो छोटी स्ट्रीम्स होती हैं, आप उसका हालत देखिए तो आपको सब साफ पता चलेगा, वही होगा। प्रणब मुखर्जी की एक बात उन्होंने गांधी आश्रम में कही थी 2 अक्टूबर को, बहुत साल पहले, जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, कि हमारे दिमाग में जो कचरा है वही बाहर कचरा है, और वो हम उसको रिलेट भी करते हैं। मैं वाटर के हर लेक्चर में बोलती हूँ, द वाटर इन द ब्रेन इज द वाटर इन द ड्रेन। तो जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे, हम रिवर के सोशल एस्पेक्ट को नहीं समझ रहे। पुराने जमाने में हमारी लाइफस्टाइल अलग थी और हम रिवर को पूजा करते थे। आज हमारे लिए रिवर एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कहीं ना कहीं हमारा कल्चरल हेरिटेज है वो सिर्फ दिखावा और टूरिज्म में कन्वर्ट हो गया है। कल्चरल हेरिटेज इज नॉट टूरिज्म। और वहां मैं एग्जांपल लाना चाहती हूँ, अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ गंगा पोल्यूशन पे, ट्रैकिंग एंड टैकलिंग पोल्यूशन इन द गंगा। तो हरिद्वार ऋषिकेश हमने जब स्टडी किया तो हमको ये रियलाइज हुआ कि टूरिज्म इज द बिगेस्ट डेविल। अगर हम सोच रहे हैं कि लोकल इकोनॉमी टूरिज्म से ही चलेगी तो ये भी हमारी गलत धारणा है, और ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है जिसके कारण रिवर्स आर हेविली अफेक्टेड। एंड ये ऑल कंजम्पशन, हम बड़ी बड़ी रोड्स बना रहे हैं, पहाड़ों को काट काट के रोड्स बना रहे हैं। हम ये नहीं रियलाइज कर रहे हैं कि जब हम रोड बनाते हैं, पहाड़ों को काटते हैं, तो हम छोटी छोटी नदियों, जैसे नस काट दिया है वैसा हम करते हैं, नाड़ियों को काट देते हैं। तो जो छोटी स्ट्रीम्स होती है वो नाड़ियां होती है, जैसे किसी शरीर में बहुत सारे नर्वस सिस्टम होते हैं। तो हम इतने रोड्स बना रहे हैं, क्यों? गुजरात से लोग टूरिज्म के लिए वहां जाएंगे, पंजाब से लोग टूरिज्म के लिए जाएंगे, कर्नाटक से टूरिज्म, क्यों जाना है सबको हिमालय हर हर साल में 2 बार क्यों जाना है? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी जो रिलेशनशिप था, गंगा के पास हम जीवन में 2 या 3 बार ही जाते थे। आज की तारीख में आप हर इंसान को देखिए, जो दूर रहते थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो हमारा कहीं ना कहीं कल्चर और एसोसिएशन विद रिवर चेंज हो गया। आज हम टूरिज्म के लिए जाते हैं गंगा और पहाड़ों में, पहले हम 51 पे 1 को जाते थे, और जब हमारा लाइफ खत्म होने वाला होता था और खत्म हो चुका होता था तब हमको नदी में समर्पित किया जाता था अस्थियों को। आज हम सिर्फ घूमने जाते हैं, रिवर राफ्टिंग करने जाते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं। तो ये जो कल्चरल चेंज है, द चेंजिंग इन द वैल्यू और चेंज इन द परसेप्शन एंड प्रेफरेंस ऑफ यूज ऑफ द रिवर, दैट हैज इम्पैक्टेड द रिवर इकोलॉजी। तो ये रिलेशनशिप समझना जरूरी है, और हर चीज डिसाइड पॉलिटिकल इकोनॉमी से होगा तो इकोलॉजी बैकसीट में जाएगी ही। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी रिवर फ्रंट से। तो रिवर फ्रंट जैसे बनता है, आपने गंगा में देखा है, वाराणसी में 80 के ऊपर रिवर फ्रंट बन गया है, मेरे खुद की सिटी में अहमदाबाद में रिवर फ्रंट बन गया है। ये जो है ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है ऑफ चेंजिंग वैल्यू ऑफ द रिवर। तो रिवर फ्रंट बनाना है हमको, या रिवर पे कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रिवर करना है, वो किस लिए करना है? उसका 1 पॉइंट एजेंडा रहता है, रिक्रिएशन के लिए करना है। हमको कितना रिक्रिएशन चाहिए अपने जीवन में, ये कौन तय करेगा? सरकार तय करेगी कि मुझे कितना रिक्रिएशन चाहिए, कि मैं तय करूंगी एज अ सिटीजन, एज अ सेंसिटिव सिटीजन, कि मुझे कितना रिक्रिएशन चाहिए? ये वैसा ही है जैसे टेलीविजन आने के बाद हमको बताया गया है कि कैंट आरओ का ही पानी पीने से, और मुझे बहुत बुरा लगता है जब बड़े बड़े सेलिब्रिटी सचिन तेंदुलकर, हेमा मालिनी और XYZ और सलमान खान और शाहरुख खान खड़े होके जब बेशर्मी से ये कहते हैं कि फलाना पानी पीजिए और फलाना कोक और कोका कोला पीजिए। इसका ये मतलब है कि ये बड़े सेलिब्रिटीज अपनी जनता, अपने समाज के लिए बिल्कुल नहीं सोचते। तो ये जो हमारा तरीका है, तो हमको थोपा गया है कंज्यूमरिज्म। इसी तरह रिवर का जो चेंज जो वैल्यू है कि आपको रिवर रिक्रिएशन के लिए यूज करना है, ये भी हम पे थोपा गया है। रिवर का जब भी हम डेवलपमेंट आज की तारीख में करते हैं, पहाड़ों का जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं, सबसे पहले हम वहां से रिवर के केस में ले, मछलियां गायब हो जाती है, मछलियां गायब होती है, एल्गी गायब हो जाती है, इंसेक्ट्स गायब होती है, जू प्लैंक्टन गायब हो जाते हैं, इसके कारण चिड़िया गायब होने लगती है। अहमदाबाद का पूरा हुलिया ही बदल गया है बायोडाइवर्सिटी में। बहुत सारे ट्री प्लांटेशन किए गए हैं, पर वो ट्रीज यहाँ के नेटिव्स नहीं है, दिखाने के दांत बनाए गए हैं, बहुत सारे दिखाने के दांत हैं।
तो हम जो चेंज ऑफ इकोलॉजी कर रहे हैं वो इसलिए कि हमारा चेंज ऑफ परसेप्शन टू इकोलॉजी हो गया है। आज की तारीख में नदी हमारे लिए एक अप्रोप्रिएशन है, और ये शुरू डैम से ही हुआ है, जब हमने डैम बनाना शुरू किया है। आप अंतर देखिए, बहुत सिंपल अंतर। पुराने जमाने में तालाब और स्ट्रीम्स खोदे गए थे, इंसानों ने खोदा था अपने इरिगेशन पर्पस के लिए, वहां जाके खेलने कूदने के लिए नहीं। हाँ, वो उसमें खेलते थे, पूजा करते थे, सब कुछ करते थे, पर उनके वो फार्मिंग साइकिल से रिलेटेड था। आज हम नदी में जाते हैं, कुछ नहीं करने जाते, ना उस नदी का पानी पीते हैं, ना उसमें स्विम करते हैं। हम सिर्फ जाके देख के खुश होते हैं कि हमारे शहर में रिवर का फ्रंट है, और ये भी भूल जाते हैं कि उस रिवर में पूरे शहर का गंदा पानी आ रहा है। तो रिवर्स के को हमने किसी लायक छोड़ा नहीं है, और यही हमारे खुद के जीवन का भी हाल है। आप देखिए हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना बुरा है, क्योंकि हम सब स्ट्रेस्ड हैं। तो ये हमको भूलना नहीं है कि आई एम वाटर, क्योंकि मेरे खुद के अंदर भी उतना ही पानी है जितना बाहर पानी है। हर पेड़ पौधा, हर जानवर में उतना पानी जितना मेरे शरीर में पानी है। तो अगर बाहर पानी खराब है तो मेरे अंदर भी पानी खराब है, और मेरा दिमाग में भी एक्चुअली खराबी है, ये समझना जरूरी है। जब हम रिवर फ्रंट देखते हैं तो उसका पूरा एक्सरसाइज ये होता है, या कोई भी रोड डेवलपमेंट या फॉरेस्ट डेवलपमेंट या देखते हैं तो उसका पूरा एक्सरसाइज जो रहता है पॉलिटिकल इकोनॉमी, जैसा कि लैंड एंड वाटर ग्रैबिंग रहता है। तो ये पूरा जो हमारे देश में रामायण चलती है आज की तारीख में विकास की, वो पूरा लैंड ग्रैबिंग एक्सरसाइज है। लैंड को रीवैल्यू करके वैल्यू एस्केलेशन करने का ये पूरा जो प्रोसेस है, इसको ही विकास और इसी में ही डेवलपमेंट होता है। और इसका पैसा जा कहाँ रहा है? गरीब तो नहीं मिल रहा है, गरीब को घर भी पूरा नहीं मिल रहा है। जिसके पास ऑलरेडी है उसके 4 घर हो रहे हैं, जिसके पास ऑलरेडी पैसा है उसके और 4 बैंक बैलेंस बन रहे हैं। तो और कितना, ये लाइन कौन ड्रॉ करेगा? मैं बिल्कुल कम्युनिज्म की बात नहीं कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं सोशलिज्म में ये बात आनी चाहिए, क्योंकि सोशलिज्म इज ट्रैप्ड और कैप्चर्ड बाय कैपिटलिज्म। तो हमको ये बात, इससे आगे कहाँ जाएंगे, ये मैं लास्ट के 2-3 मिनट में बात रखना चाहूंगी। और मैंने शुरू में ही ये डी डेवलपमेंट की बात कही थी, ना चाहते हुए भी मेरे बच्चे और बच्चों की जनरेशन, आपके बच्चों की जनरेशन और पोतों की जनरेशन, पोते पोतियों की जनरेशन, डी डेवलपमेंट के अलावा उनके पास कोई चॉइस ही नहीं रहेगा। अनडूइंग एक मेजर काम हो जाएगा। अब कैसे अनडूइंग करना है, उसके लिए कुछ लोग, हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहे हैं। देखिए, साइंटिस्ट का काम होता है प्रेडिक्शन करना, फ्यूचर में क्या आपदा आ रही है और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये हमको एक जिम्मेदारी है एज अ साइंटिस्ट कि हम ये बात करें और लोगों तक पहुंचाए ये बात की डी डेवलपमेंट पे काम शुरू करिए। ये एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि डेवलपमेंट में अगर पैसा लगता है तो कॉन्जर्वेशन में भी पैसा लगता है। उसके लिए भी एक्सपर्ट्स चाहिए, उसके लिए भी फंडिंग चाहिए, उसके लिए भी समय चाहिए। तो अगर आप जेन्युइनली कॉन्जर्वेशन पे विश्वास रखते हैं तो प्लीज रिवर, लेक्स, पहाड़ों पे कुछ मत करिए, उसको पॉल्यूट भी मत करिए। तो जब हम कुछ मत करिए बोलते हैं तो नॉट डूइंग है। तो 2 चीजों पे मैं स्ट्रेस करूंगी एज अ वे फॉरवर्ड। और आप ये आज की जनरेशन के बच्चों के साथ देखेंगे कि मेंटली वो इतना लॉस्ट हैं, इतने स्ट्रेस्ड रहते हैं, दिशा नहीं है उनके जीवन में, क्या करे क्या नहीं। ये रिलेटेड है इकोलॉजी का सिस्टम से। तो अगर हम साइंटिस्ट अब अगर अनडूइंग और नॉट डूइंग पे फोकस नहीं करेंगे तो आई थिंक साइंटिस्ट ठीक से प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे। फ्यूचर इज अबाउट अनडूइंग एंड नॉट डूइंग, एंड देयर इज एम्प्लॉयमेंट इन इट, एंड वी नीड मोर एंड मोर पीपल टू वर्क ऑन इट। अब अनडूइंग रिवर में कैसे करेंगे आप? और डेवलपमेंट मत करिए, आपको तोड़ना ही पड़ेगा। मैं लास्ट एक एग्जांपल देके खत्म करूंगी। अहमदाबाद का जो रिवर फ्रंट है 1400 करोड़ में बना है, और उसमें जब अभी कमेटी की रिपोर्ट आई है, बिकॉज वो सबसे पॉल्यूटेड रिवर इन द कंट्री है। 1400 करोड़ डालने के बाद देश की सबसे पॉल्यूटेड रिवर है और दुनिया के टॉप 10 पॉल्यूटेड रिवर्स में से है। तो जब कमेटी रिपोर्ट बनी है हाई कोर्ट के लिए, तो उसमें कमेटी ने, हाई लेवल कमेटी, इकोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट सब है, उन्होंने रिवर फ्रंट को 10-11 जगह से तोड़ने का रिपोर्ट दिया है, रिकमेंडेशन तोड़ने का दिया है। ये मैं स्ट्रेस करना चाहती हूँ, दैट इज अनडूइंग जो गलती हुई है। और उन्होंने ये भी अलार्म किया है कि देश में जो 100 रिवर फ्रंट प्लान किए गए हैं वो साबरमती रिवर फ्रंट के तरीके से ना बनाए जाए। तो ये जो अनडूइंग है और नॉट डूइंग है, यही इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन करेंगे।
जितना ह्यूमंस इंटरवीन कम करेंगे नेचर में, उतना ही हम रेस्टोरेशन की तरफ जाएंगे। प्लीज काम कम करिए, डेवलपमेंट कम करिए, कम कमाइए और अपना ज्यादा जीवन अपने पर्पस ऑफ लाइफ को ढूंढने में निकालिए कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। इस पृथ्वी को बर्बाद करने के लिए नहीं हुआ है। वेरी वेल सेड दैट वी आर नॉट इनहेरिटिंग नेचर फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, but we are borrowing it from our future generation. Please remember this. Stop doing all kinds of development which are harming. और इकोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर आप वर्ड यूज करना चाहें तो डेवलपमेंट वर्ड ठीक है, अदरवाइज आज की तारीख में डेवलपमेंट शब्द जो है वो पाप है, वो श्राप है हमारे लिए। और अनडूइंग और नॉट डूइंग पे आप प्लीज युवाओं को फोकस करवाइए और उसमें एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की कोशिश करवाइए। थैंक यू अनीता एंड थैंक यू एकता, ओवर टू यू। थैंक्स मानसी जी। मुझे मालूम है आप लोगों के पास, हमारे सभी वक्ताओं के पास जो ज्ञान का भंडार है वो मुझे मालूम है 10 से 12 मिनट में कतई भी आप लोग नहीं उड़ेल सकते। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि हमारे सभी जो भी यहाँ पर जो व्यूअर्स हैं उनको एक आइडिया हो गया है कि किस तरीके से जो है हमारी सोच होनी चाहिए। और अभी हमारा जो है क्वेश्चन आंसर राउंड का एक सेशन है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगी कि सारा मसला जल जंगल जमीन का है, कंज्यूमरिज्म का है, कैपिटलिज्म का है, पूंजीवाद का है। और हमें कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए। राजनीति ही तय करती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम बाहर से बैठे कितना भी चिल्लाएं, लेकिन हर जो भी निर्णय है वो राजनीति ही तय करती है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं उस पर भी बातचीत करनी होगी। हमारे पास एक सवाल है वीरेंद्र ठाकुर जी का, जो कि लेट योगराज फाउंडेशन से हैं। उनका सवाल जो है कंवरदीप सिंह जी से है कि जो इलीगल माइनिंग और इलीगल डिफॉरेस्टेशन जो एक मेजर कारण है इसका फ्लड्स का, उसको रोकने के लिए क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, स्पेशली नया गांव मोहाली में इलीगल माइनिंग और इलीगल डिफॉरेस्टेशन के लिए। कंवर जी। ये जो नया गांव एरिया है, am I audible? यस नया यस गांव जी। एरिया कुछ पार्ट इसका चंडीगढ़ यूटी में आ जाता है, कुछ पार्ट इसका मोहाली में आ जाता है, जो नाडा करोड़ा एरिया है। तो यहाँ पे बेसिकली नदियाँ काफी जा रही हैं, जैसे मैंने चोस की बात की। तो इनका जो क्वेश्चन है, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, वन इज डिफॉरेस्टेशन एंड वन इज इलीगल माइनिंग। तो इलीगल माइनिंग डायरेक्टली फॉरेस्ट हम नहीं देखते, बिकॉज हमारे जो एरिया में माइनिंग अलाउड ही नहीं है फॉरेस्ट एरिया में। वन ऑफ जो इंसिडेंट हो रहे हैं उनको हम कंट्रोल करने के लिए हमारे चेक पोस्ट वगैरह बने हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे हमारे रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल 20 की तादाद में डिप्लॉयड हैं, जो कि स्पेसिफिकली नया गांव एरिया में डिप्यूटेड है, क्योंकि माइनिंग का जो एस्पेक्ट है वो रात को काफ़ी एक्टिव हो जाता है, जो इलीगल माइनिंग होती है। कुछ इस एरिया में डिफॉरेस्टेशन या इलीगल यहाँ पे खैर, या जिसको हम अकेशिया कटेचू कह देते हैं, वहाँ के उसकी काफ़ी प्रेडोमिनेंस है जंगलों में, एंड दैट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव स्पीशीज। तो इलीगल फेलिंग का भी वहाँ पे इशू रहता है। बट आप एटलीस्ट अभी हम कुछ समय में देख रहे हैं कोई मेजर इंसिडेंट नहीं आया। वन ऑफ इंसिडेंट हो सकता है जिसपे हम कार्रवाई जरूर कर देते हैं। तो इस पे मैं एक्शनेबल पॉइंट्स बता देता हूँ कि इलीगल माइनिंग और इलीगल जो ट्री कटिंग है वो एटलीस्ट कुछ टाइम से हमने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है। रीज़न उसका ये है कि हमने कन्फिस्केशन एंड सीजर ऑफ ट्रैक्टर्स जो हैं जो इलीगल माइनिंग करते हैं, उनको हमने पहले टाइम से एटलीस्ट 200 से 300% हमने ज़्यादा सीज किए हैं। 10 से 15 ट्रैक्टर सीज किए हैं, तो उससे एक मैसेज चले जाता है। तो इलीगल माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से नेचुरली होगा। मतलब हम ये तो नहीं मैं कह रहा कि 100% कंट्रोल्ड है, बट इट इज नॉट एट अ वेरी लार्ज स्केल, दैट आई कैन वाउच फॉर। जी धन्यवाद। कोई और प्रश्न है हमारे व्यूअर्स की तरफ से जो आप अपने जो है वक्ताओं से पूछना चाहते हैं? अभी राइट नाउ चैट बॉक्स में आई कांट सी एनी क्वेश्चंस, so I think we should conclude the session.
अनीता जी, अगर आप कोई और क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं, हमारे स्पीकर्स हैं, तो प्लीज गो अहेड, वी हैव टाइम। एक्चुअली मैं तो सवाल नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्हें बहुत कम समय मिला है, उनके पास जितना ज्ञान है वो मुझे मालूम था कि वो बहुत जल्दी भी बोल रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा बात अपनी रख पाए, लेकिन ये इस तरीके का जो मंथन है, चिंतन है अभी, और मैं एक डिस्कनेक्ट भी देखती हूँ हमेशा, जो हमारी अगली पीढ़ी है वो डिस्कनेक्टेड है। वो ये कहते हैं कि ना तो हमें इस चुनाव में भाग लेना है, और जो हो रहा है सो हो रहा है। तो ये डिस्कनेक्ट कहाँ हुआ, क्यों हुआ, हम सभी को उस पर जो है विचार करना होगा कि ये इस तरीके का डिस्कनेक्ट क्यों आया, क्यों जो है हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस हैं वो इस चीज को लेके चिंतित नहीं है, पर्यावरण को लेके, जंगलों को लेके। और मुझे मैं अनूप जी को मेरा एक सवाल है अनूप जी से। अनूप जी, जो जंगलों के बारे में आपने बताया था कि पहले हमारे पास इतने जंगल थे, अब हमारे पास इतने जंगल हैं, और एक्चुअली हमारे पास कितना जंगल होना चाहिए कि जो हमारी आबादी है देश में वो जो है अच्छे ढंग से सरवाइव कर पाए, ऑक्सीजन और सभी चीजों, पानी और सभी चीजों को लेके। अनीता जी, मुझे लगता है मुझसे कहीं बेहतर कंवर जी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। आप खुद एक है ना वन महकमे से जुड़े हुए हैं, लेकिन संक्षेप में मैं आपको बताऊं कि अगर जब पूरे देश की बात होती है तो देश का जो मानक या मैट्रिक है वो 33% है, कि जितना भी हमारा लैंड एरिया है देश का। लेकिन वर्तमान में पूरे देश में जो जंगल हैं वो 24-25% के आसपास ही हैं, तो 8% तो हम वहाँ पर कम हैं अगर हम राष्ट्रीय फलक की बात करते हैं। एक छोटे से आंकड़े के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। अभी हाल ही में लोकसभा में जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए जानकारी दी कि पिछले 15 सालों में जो है पूरे देश में 3 लाख, मैं थोड़ा स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, 3,06,000 हेक्टेयर जो जंगल है वो डाइवर्ट हुआ है नॉन फॉरेस्ट यूजेस के लिए। वो बहुत सारी, चाहे वो माइनिंग है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, रेलवे है, तमाम ऐसी चीज़ों के लिए वो डाइवर्ट हुआ है। अब 3,06,000 हेक्टेयर का मतलब बेसिकली क्या होता है, 3,000 स्क्वायर किलोमीटर होता है। तो काफ़ी बड़ी भारी भरकम एक फिगर है ये वाला। और मैं स्पेसिफिकली उत्तराखंड की अगर उसमें बात करूं तो उसमें जो जो अमंगस्ट ऑल दी हिमालयन स्टेट्स जो मैक्सिमम डाइवर्जन हुआ है 14,000 से ज्यादा हेक्टेयर जंगल का, वो उत्तराखंड स्टेट में पिछले 15 सालों में हुआ है। तो ये जो ये पूरा जो डाइवर्जन जो फॉरेस्ट का हो रहा है फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज। और दूसरी बात, हमारे पास समय नहीं है, अगेन कंवर जी इज द मोस्ट सूटेबल पर्सन टू एड्रेस दिस। जो कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन की बात होती है वो तो फ्रेंकली देखिए बेमानी है। अब एक कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्ट जो है वो कभी भी एक नेचुरल जो जंगल जो दशकों में या सदियों में पनपा है उसकी जगह नहीं ले सकता है। तो ये ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। और तो जो जंगलों का भी जो डाइवर्जन हो रहा है फॉरेस्ट का नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए, तो ये भी अपने आप में एक कंसर्न है। और अब यही कहेंगे कि भाई है ना, सरकारों को, समाज को मिलकर के इस पर भी काम करने की जरूरत है। जी धन्यवाद। और मेरा एक सवाल मानसी से है, मानसी जी से, कि आप किस तरीके से समझती हैं कि हम जो है जो रिवर में, नदियों में जो पोल्यूशन हो रहा है, बढ़ रहा है, उनको किस तरीके से रोका जा सकता है। मुझे मालूम है कि फिर इसमें राजनीतिक कारण होंगे, पर फिर भी मैं आपसे सुनना चाहूंगी इस पर। मानसी जी, यस, वीरेंद्र जी ने ये क्वेश्चन पूछा है। आई थिंक वो खुद से कुछ कहना चाह रहे हैं। वीरेंद्र जी, अगर आप खुद से कहना चाह रहे हैं इससे पहले कि मानसी जी जवाब दें, आप अनम्यूट करके आप कहिए प्लीज। श्योर, थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा क्वेश्चन मानसी जी से है। होप आई एम ऑडिबल, राइट? यस, यू आर ऑडिबल, प्लीज गो ओके, अहेड। थैंक यू। या मानसी जी, जैसे आप कह रहे थे कि हमें डी डेवलपमेंट करनी है और अंडू करना है जो हमारे एंसेस्टर्स और हमारी जनरेशंस ने करंटली डेवलपमेंट की है। तो मेरा क्वेश्चन स्पेशली रिलेटेड टू हिली एरियाज लाइक हिमाचल, जम्मू एंड नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज है उनके रिगार्डिंग है। सो इफ वी सी कि करंटली जो हमारे हिली एरियाज है वो डेवलपमेंट के मतलब मामले में काफी पीछे हैं एज कम्पेयर टू अदर प्लेन एरियाज। सो अब अगर हम वहां पे डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो वो कैसे कोप अप करेंगे नेशन के अदर स्टेट से जो प्लेन स्टेट्स हैं हमारी, राइट? प्लस आई एम इन फेवर ऑफ डेवलपमेंट, बट दैट शुड बी इन
मतलब साइंटिफिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। जैसे 4 लेन्स आजकल हिमाचल में बन रहे हैं, तो आई एम आल्सो नॉट इन फेवर ऑफ दैट। थोड़ी वाइडनिंग कर सकते हैं 2 लेन को ही, उस टाइप का आई एम इन फेवर ऑफ दैट। बट अगर हम डी डेवलपमेंट करेंगे तो आई डोंट थिंक उनका जो करंट कैपिटा इनकम है स्पेशली हिली एरियाज का, वो काफी कम है एज कम्पेयर टू दिल्ली एंड अदर प्लेन एरियाज। सो इसको आप कैसे आंसर करें? थैंक यू। मिलियन वर्थ क्वेश्चन वीरेंद्र जी, और आपके सवाल में ही आपका जवाब था एक्चुअली। तो शॉर्ट में मैं ये बताना चाहूंगी, आपको कॉम्पीट क्यों करना है दिल्ली से? दिल्ली में लोग खुश हैं। खुशी, आई अंडरस्टैंड, खुशी की सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन अलग है, राइट? हाँ, तो But, अगर दिल्ली का हाँ जी। इंसान 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, इसका मतलब देहरादून और हिमाचल के छोटे गांव में भी उसको 2 लाख रुपए महीना कमाना चाहिए। ये हमारा जो एक बेंचमार्क है, यही कहीं ना कहीं हमने मेजर भूल किया है। और आप डी डेवलपमेंट ना करना चाहेंगे तो भी डी डेवलपमेंट होगा। और लैंडस्लाइड और फ्लड ये उसका क्लासिक एग्जाम्पल है। अगर हम अपने आप डी डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो प्रकृति अपने आप करेगी। तो आप या तो उसको एम्ब्रेस करिए, उसको आपने खुद ही ने बोला कि मैं डेवलपमेंट चाहता हूँ, पर वो इकोलॉजिकली डेवलपमेंट हो, मैं भी इकोलॉजिकली। तो डेवलपमेंट शब्द का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से चेंज होके इकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। पर अगर जब आपने मेरा स्पीच सुना होगा तो मैंने बोला था कि कंजर्वेशन में भी एम्प्लॉयमेंट है, में भी एंटरप्रेन्योरशिप है, में भी पैसे की जरूरत है, में भी लोगों की जरूरत है, में भी उसमें से लाइवलीहुड निकलेगा। तो हमारा एक जो फिलोसॉफी है वो चेंज होने की जरूरत है। और मैं अनीता की एक लाइन यहाँ से लेके आना चाहूंगी कि ये पॉलिटिकल थिंकिंग से ही चेंज होगा, क्योंकि लीडरशिप जो है वही दिशा देती है समाज को। तो जब तक पढ़े लिखे लोग, जब तक महिलाएं पॉलिटिक्स में नहीं आएंगी, हम ग्रीन पार्टी में भी मैं और अनीता काफी सक्रिय हैं, हम उस पर बात करते हैं, जब तक महिलाएं नहीं आएंगी ये चर्चा ही नहीं होगी बोर्ड रूम में। तो डेवलपमेंट कैसा डेवलपमेंट होगा उस पे हमारी चर्चा ज्यादा होनी चाहिए वीरेंद्र जी, ना कि दिल्ली का इंसान ज्यादा कमाएगा और वो ज्यादा कम कमा रहा है। आपको शायद आश्चर्य होगा कि वहां आप देहरादून से ऊपर जितना देवप्रयाग और ऊपर जाइए, आप कितना भी डेवलपमेंट कर दीजिए फिर भी उसका अट्रैक्शन दिल्ली और बॉम्बे जाने पे ही रहेगा। तो क्यों ना सबको, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, वाइल्ड थिंकिंग, अगर सबको दिल्ली बॉम्बे जाके रहने का मन है तो आप खाली कर दीजिए ना पहाड़। पर क्या करते हैं गांव के लोग, पहाड़ों के लोग, उनको एक घर वहां चाहिए और एक घर दिल्ली बॉम्बे में चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन में एक्चुअली आगे हो जाते हैं, क्योंकि आपको बॉम्बे में भी रहना है और आपको अपना फार्म हाउस और नेचर का घर और पुश्तैनी मकान भी चाहिए। तो जब आप कंपटीशन में देखेंगे इस एंगल से, तो मुझे जो लगता है गांव के लोग और पहाड़ों के लोग ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि उनके पास लाइफ में चॉइसेस होती है। तो डोंट बी अनफेयर। तो आपको, आपके हर इंसान एक घर में एक ही बार रह सकता है, पर उसको 4 घर चाहिए, एक पहाड़ में चाहिए, एक नदी किनारे चाहिए और एक जहां उसका एम्प्लॉयमेंट चलता है। हम जब तक अपनी लाइफस्टाइल में ये इस बात नहीं समझेंगे, कंपटीशन करते करते तो हम भूल ही जाएंगे कि मेरा जन्म किस लिए हुआ। तो इस पे हम चर्चा अलग से करेंगे, मुझे बहुत मजा आएगा इस पे चर्चा करने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग प्रोफेशनल और इमोशनल काउंसलिंग के लिए आते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढने मेरे पास सबसे ज्यादा लोग आते हैं। और ये मैं बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मिनिस्टर से लेके ब्यूरोक्रेट से लेके स्कूल का बच्चा भी मेरे पास आता है ये बात करने के लिए कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मतलब उनका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। और तब मैं उनके साथ घंटों बैठती हूँ, खाना भी खिलाती हूँ। आइए आप अहमदाबाद, खाना खिलाते हुए मैं आपको इस पे बात करूंगी कि क्यों आप दिल्ली से ज्यादा एडवांटेज है। आप नहीं, मतलब जो भी पहाड़ों में रहता है वो ज्यादा एडवांटेज है। ऑक्सीजन की कीमत लगाई आपने, शुद्ध पानी की कीमत लगाई आपने, शुद्ध पेड़ की कीमत लगाई आपने, वो आपकी इनकम में ऐड हो रहा है। स्ट्रेस फ्री की कीमत लगाई आपने, वो आपके इनकम में ऐड हो रहा है। बट एनीवे, मैं यहाँ रुकती हूँ, आपको अब मेरे घर में आपको खाने पे बुलाती हूँ इस पर लंबा चर्चा करने के लिए। अनीता का सवाल लेने के लिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। जब हम टीवी देख के अक्षय कुमार की बकवास सुन के हम हार्पिक यूज कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम एक जेन्युइन महिला जब बायो एंजाइम की बात करती है तो हम बायो एंजाइम यूज नहीं कर पाते। इसका सवाल भी वीरेंद्र जी के सवाल से जुड़ा है, क्योंकि अक्षय कुमार पैसे वाला आदमी है, जो बोल रहा होगा ठीक बोल रहा होगा। सलमान खान पैसे वाला आदमी है, जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम मिसलेड हैं। हमारे देश में जो समाज सेवा करते हैं उनका एडवर्टीजमेंट नहीं हो पाता है टीवी में, तो हम उनकी बात सुनना भी नहीं चाहते। कितने लोग अपने बच्चे को बोलते हैं कि सोशल वर्क करना और इकोलॉजिकल वर्क करना। बेटा खूब पढ़ो लिखो, बड़े होके बड़ा आदमी बनना है,
यहीं से जीवन में 1 साल के बच्चे से हम रेस में जो लगते हैं, मरते दम तक हम ये रेस भूल नहीं पाते। अगर नदी साफ करनी है तो अपने घर में सफाई से शुरू करना पड़ेगा। आप अपने घर में मत यूज करिए ना पोल्यूशन जो लेके जाती है। आपको साफ पानी चाहिए तो आपको साफ पानी निकालना भी है अपने घर से। ये बात बहुत अल्ट्रुइज्म जैसी लगती है, पर ट्रस्ट मी, 50 साल पहले, 40 साल पहले ये हालत नहीं थी, क्योंकि हम घरों में बहुत अलग तरीके की चीजें इस्तेमाल करते थे। आप अपने घर में सर्फ और एसिड से रिलेटेड चीजें बंद कर दीजिए, आधे से ज्यादा नदी तालाब की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। इंडस्ट्रीज को हम दोष देते हैं, आप समझिए इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर वही उगाती है जो हम डिमांड करते हैं। अगर आपका जीवन 10 कपड़ों में चलता है तो आपको 100 कपड़े क्यों चाहिए, 100 जूते क्यों चाहिए? ये सवाल यहाँ से ही नदी साफ होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सरकार कभी नदी नहीं साफ कर सकती जब तक मेरे घर पे सफाई नहीं होगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि हमें कॉन्शियस सिटीजन होना होगा। कॉन्शियस सिटीजन के साथ में जो है एक्टिवली पॉलिटिक्स में इंटरवीन करना होगा, महिलाओं को खासकर, क्योंकि मैं देख रही हूँ महिलाओं के कि इसलिए कह प्रीति रहे आ हैं। गई है और मैंने बायो Excuse एंजाइम me. की बात की और प्रकट हो गई है प्रीति। जी, so जी thank you मानसी जी, अनूप जी एंड कंवरदीप जी। बहुत अच्छा लगा एंड मैं एक चीज थैंकफुल ऐड टू करना चाहता हूँ ऑडियंस। जी, इस अमनदीप साल की जी, जो जी 30 जी सेकेंड प्लीज क्विक। जी जी इस साल की जो पर्यावरण रिपोर्ट आई है उसमें साफ साफ लिखा है कि जो आयु है वो 4 साल 11 महीने कम हो गई है प्रदूषण के कारण, और पंजाब में स्थिति 5 साल 11 महीने कम हो गई है आयु। तो ये सिचुएशन आ गया है। बिल्कुल। जी जी। सो अनीता जी, थैंक यू सो मच इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए। एंड जितने भी हमारे स्पीकर्स पैनलिस्ट हैं वो एक कहते हैं ना कि ज्ञान का खजाना है। एंड मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सारे ऑडियंस के साथ, एंड वेरी सून हम सबके इंडिपेंडेंट सेशंस जो भी वो नॉलेज हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे हम लोग प्लान करेंगे। एंड सारे ऑडियंस हमारे साथ इन टच रहें। एंड सून वी विल शेयर द सब्सक्रिप्शन लिंक्स। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट सेशंस को और भी बहुत अच्छे से प्लान करेंगे। एंड जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, एंड वी आर थैंकफुल टू देम एंड दे आर कीन टू शेयर देयर नॉलेज एंड स्प्रेड द अवेयरनेस, क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए, बट वो कैसे करें ये हम नहीं जान पाते। तो इन्हीं सब चीजों के लिए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ने के लिए तो प्लीज फॉलो अस so that we can keep continuing with this sessions, and जल्द से जल्द हम लोग नए सेशंस एंड जहां पर हमारे पैनलिस्ट और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर इंडिविजुअली ये पैनल डिस्कशंस थी तो हम बहुत कम टाइम ले पाए। एंड अनूप जी, कंवरदीप जी एंड मानसी जी, बहुत जल्द हम लोग आपको इनवाइट करेंगे इंडिपेंडेंट सेशंस के लिए, जहां पर एक खुला टाइम होगा, जहां पर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। Thank you all for your time and the wonderful knowledge sharing to all. Thank you. So जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट सेशन माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मानसी जी ने बायो एंजाइम्स की बात की थी और वो बायो एंजाइम्स किस तरह से बेनिफिशियल हैं और किस तरह से हमारे वेस्ट को रिड्यूस करते हैं, उसके बारे में प्रीति जी एंड हमारे जो अदर पैनलिस्ट हैं वो इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज ज्वाइन अस फॉर द अनदर सेशन।